हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जानेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में किस तरह से प्रथम आम चुनाव कंडक्ट कराए गए थे। तो अभी इलेक्शन का माहौल भी चल रहा है, हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो ये सबसे पहले हमारे देश में चुनाव कब हुआ था? इंडिपेंडेंस के बाद। मतलब उसके पहले ब्रिटिश रूल के टाइम में जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारी पहली संसद बनती है केंद्रीय स्तर पर या फिर विधानमंडल बनते हैं राज्य स्तर पर, उनका चुनाव एक साथ ही कंडक्ट कराया गया था। और उस समय हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे, हमारे सामने मतलब एज अ वोटर हमारे सामने कौन से चैलेंजेस थे और जो सरकार थी उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे, उनको बहुत अच्छे से चैप्टर में डिफाइन किया गया है। तो बस ये छोटा सा चैप्टर है, इसका हम ओवरव्यू लेंगे। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप में से जो भी बच्चे 2024 यूपीएससी सीएससी एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लाया गया है। तो आप ऑलरेडी टेस्ट दे रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि एग्जाम हॉल में बैठने से पहले कम से कम थोड़े हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लें। एक वो प्रेशर क्रिएट जो होता है एग्जाम हॉल में, वो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं पूरे पेपर को कैसे 2 घंटे में हमें सॉल्व करना है। तो एक बार फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, 8-10 पेपर लगा लीजिए। तो यहाँ पर आपका ऑल इंडिया ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होना है। यहाँ पर डेट्स दी गई हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में होगा। अगर आप इन ऑफलाइन सेंटर्स के नियर बाय रहते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर आप रजिस्टर करिए और फिर आप पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को। और ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है, उसके बाद हमारी ये जो काफ़ी लंबी जर्नी चली है इसको हम एंड करेंगे। मतलब यहीं से स्पेक्ट्रम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा एंशिएंट हो चुका है, मिडेवल हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, मतलब खत्म क्या, पूरा ही कंप्लीट करा दिया। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम नंबर ऑफ चैप्टर्स इतने हैं, तो देखो उसकी जो न्यू एडिशन है ना, उसमें चैप्टर्स को कम कर दिया गया है। चैप्टर्स कम का मतलब है कि जो हेडिंग है उसके अंदर ही 2-3 चैप्टर को एक साथ दे दिया गया। तो चैप्टर का नाम एक कर दिया है, अंदर का कंटेंट इंक्लूड कर दिया उसके अंदर में, एक ही चैप्टर के अंदर में। तो आप नंबर्स पर मत जाइए, सब कुछ ऑलमोस्ट हमने मिडेवल में भी डिस्कस कर लिया है। मॉडर्न का बस 2 चैप्टर बचा है, ये है, इसके बाद एक चैप्टर और है, उसके साथ में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्या बोल रहा है ये? प्रथम आम चुनाव, प्रवृत्ति और चुनौतियां, मतलब जो फर्स्ट हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखो आज़ादी तो हमको मिल गई थी ना, 15 अगस्त 1947 को ही हमें आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, और ये जो 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिला था, इस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हुआ था, अभी हमारा संविधान अंडर प्रोसेस था। तो आपको ये पहले ही बता रखा है, 1946 में हमें पता लगता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और इसी बीच 1947 में आपको इंडिपेंडेंस मिल गया। लेकिन अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हुआ है और हमें पता भी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन कब तक बनेगा। तो इस मूवमेंट पर जब हमारा संविधान नहीं बना था, तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ पार्लियामेंट काम कर रही थी, या फिर बोल सकते हैं हम इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद के रूप में ये काम कर रही थी कि जब तक प्रॉपर इलेक्शन से हमारे देश में संसद का गठन नहीं हो जाता, तब तक यही संविधान सभा हफ्ते के कुछ दिन हमारे देश के संविधान बनाने का काम करेगी और यही संविधान सभा हफ्ते के कुछ दिन एज अ पार्लियामेंट काम करेगी और कुछ नए नए प्रोविजंस बना के देश को चलाने का काम करेगी। ठीक है, अब फाइनली आ जाते हैं 1950 पे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। ठीक है, और इस संविधान को हमने लागू कर दिया। संविधान के लागू होते ही जो इंटरिम पार्लियामेंट के फॉर्म में संविधान सभा काम कर रही थी, वो खत्म हो जाएगी 24 जनवरी 1950 को। ओके, और संविधान हमारा लागू हो जाएगा। अब संविधान लागू होगा तब हमारे देश में चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव कैसे होना है उसका पूरा प्रोविजन कहाँ दिया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो वैसे 26 नवंबर 1949 को ही इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन का एग्जीक्यूशन कर दिया गया था, लेकिन प्रॉपरली जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, नेहरू जी चाहते थे कि इमीडिएटली इलेक्शन देश में कंडक्ट करा दिया जाए। लेकिन जो हमारे उस समय इलेक्शन कमीशन के चीफ थे, उनका कहना था, सुकुमार सेन का, कि हमें थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। भारत के उस समय लगभग आप मानकर चलो कि 39 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन थी, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इलेक्शन कंडक्ट कराना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, दूसरा ये कि वो पॉपुलेशन
अगर आप आज के कंटेक्स्ट में देखें तो आज आपको चुनाव के बारे में पता है, आज आप शिक्षित हैं, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजिटल मीडिया है, तो लोगों तक बात पहुंच रही है। अब आप इमेजिन करिए 1950s की जनरेशन, जहां पर लोग शिक्षित नहीं थे, जहां पर गरीबी थी, देश में भूखमरी थी, और उसके साथ साथ में कोई इस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डिजिटल मीडिया नहीं होता था। ले देकर एक ट्रांजिस्टर बोलिए या फिर रेडियो बोलिए, तो वो लोगों के घर होता था, वो भी कहीं कहीं गाँव में होता था। तो उस स्तर पर लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये वोट है क्या, ये प्रोसेस क्या है। क्या उसके पहले हमारे देश में इलेक्शन नहीं हो रहा था? डेफिनेटली इलेक्शन होता था, लेकिन ब्रिटिश जब इंडिया में रूल कर रहे थे ना, तो वो इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन जो था उसमें बहुत लिमिटेड लोग पार्ट लेते थे। कैसे? तो उन लोगों ने प्रोविजन कर रखा था कि मिनिमम इतनी आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, मिनिमम इतना आप टैक्स पेयर होने चाहिए एनुअली, मिनिमम इतनी आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अगर बेसिकली आप इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो माना जाएगा कि आप एलिजिबल है डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के। तो ब्रिटिश रूल के समय जो भारतीय वोट डालते थे उनका ऑलरेडी क्राइटेरिया था कि वो पढ़े लिखे हो, वो ये हो, वो ये हो, तो वो लोग थोड़े से उस लेवल पर कैपेबल थे कि जाकर वोट डाल सकते थे। अब हमारे देश में जब संविधान लागू हो रहा है तो बात किसकी की जा रही है? वयस्क मताधिकार की। यानी यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, अभी 18 ईयर्स का हो गया है, उसके पहले क्या था कि 21 वर्ष के जितने भी युवा हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं वो सब जाकर वोट डालेंगे, है ना। तो अब लोगों के लिए बहुत नई चीज थी कि वोट क्या और हम इसको किस पर्पस से डाल रहे हैं, उनके लिए ये भी एक क्वेश्चन था। उनको नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या संसद बन रही है, इसका क्या काम होगा, निरक्षर लोग थे। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर हमें दिखाई देता है। वही चैलेंज के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया। और नेहरू जी चाहते थे इमीडिएटली इलेक्शन हो जाए, लेकिन वही इलेक्शन कमीशन चाहता था कि थोड़ा सा समय चाहिए, और ब्रिटिश भी ये बात जानते थे। और उन्होंने इवन ये भी बोला था कि इतने बड़े देश में और इतनी अशिक्षित जनता के साथ में चुनाव कराना इम्पॉसिबल टास्क है। फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने, ग्राउंड लेवल पर कुछ एजुकेटेड लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और पहला सफल भारत जैसे देश में एक आम चुनाव कंडक्ट हुआ था। चलिए बढ़ते आगे, क्या बोल रहा है ये? प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952, क्योंकि वो पार्ट में होगा, मतलब अलग अलग जगह पर, इसलिए 1951 से 52 का टाइम दिखाया गया है। अप्रैल 1950 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया था। देखो, अगर मैं बात करूं हमारे देश में इलेक्शन का जो पूरा प्रोविजन होता है कि चुनाव कब होगा, जो चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करना कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, कोई कुछ गड़बड़ ना करे, कोई किसी पद का फायदा ना उठाए, कोई फंडिंग का फायदा ना उठाए, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल से डिफाइन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 फ्रॉम आर्टिकल नंबर 324 टू आर्टिकल 329 डिटेल से इलेक्शन कमीशन के बारे में और वहां पर इलेक्शन के बारे में बता रखा है। अब पार्लियामेंट तो अभी बनी नहीं है, लेकिन जो संसद काम करी है उसके द्वारा ही क्या पारित किया गया अप्रैल 1950 में? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। ओके, आज भी इसके हिसाब से हमारे देश में चुनाव होता है। तो ये एक्ट लाया गया जिसमें बताया गया कि लोग कैसे अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे। मतलब हम जिनको चुनते वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही है ना, हमारे प्रतिनिधि तो है जो जाकर संसद में या राज्यों के विधानमंडल में कानून बना रहे हैं, और हम उनको अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेज रहे हैं, मतलब हमने उन्हें चुना है, तो वो हमारी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर यही है कि अप्रैल 1950 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, वो पूरा कानून लाया गया और इलेक्शन कमीशन उन चीजों को मैनेज करेगी। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, जो संविधान के भाग 15 में डिटेल से उसके बारे में बताया गया और इलेक्शन के प्रोविजन भी वहां पर मेंशन किए गए। ओके, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में बाकी चीजों को डिफाइन किया गया है, नेशनल पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, सारी। तो ये सारी चीजें वहां पर डिफाइन की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय चुनाव आयोग का गठन तथा सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए। यानी यहीं पर इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था ना कि हमारे देश में चुनाव आयोग का गठन होगा, इस तरीके से पूरा उसका स्ट्रक्चर होगा। तो जो संविधान में प्रक्रिया दी गई थी उस प्रक्रिया से चुनाव आयोग का गठन कर लिया गया। और पहले हमारे जो चुनाव आयोग के सुप्रीम होते वो कौन बनते हैं? सुकुमार सेन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोलता है? 17 करोड़ पंजीकृत मतदाता। अब जो हमारी पॉपुलेशन थी उस समय देश की, वो पॉपुलेशन तो लगभग मानकर चलो 35 से 38 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन थी, लेकिन सब लोग तो मतदाता नहीं हो सकते ना, उसमें बच्चे भी होंगे या फिर थोड़े बड़े भी होंगे, लेकिन 21 ईयर्स के नहीं होंगे। तो कुल मिला के पंजीकृत मतदाता, जो नामावली बनाई गई कि कितने लोग
वोट डालने के लिए एलिजिबल है। तो पंजीकृत मतदाता की संख्या कितनी आती है? 17 करोड़ आती है। और ये कौन प्रिपेयर कर रहा है? ये सब इलेक्शन कमीशन काम कर रही है कि इतने बड़े देश में, अब जब मैं देश की बात कर रही हूँ तो याद रखना है अंडमान निकोबार को, जब हम देश की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप को, आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर। आप समझ पा रहे हैं? मतलब कि देश के ऐसे दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में भी ये चुनाव होना था ना, तो पूरे देश में होगा, हर जगह होगा। वहां के लोगों की पूरी नामावली तैयार करना, उनको उनको मतदाता के रूप में पंजीकृत करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। इस टास्क को पूरा किया और 17 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं की सूची तैयार की गई कि ये लोग एलिजिबल हैं इस इलेक्शन में वोट डालने के लिए। जिसमें से चैलेंज क्या था? 85% पॉपुलेशन कैसी थी? अशिक्षित और निर्धन। आज जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है, लेकिन यहां पर 85% जनसंख्या अशिक्षित थी, आज इतनी शिक्षित है। तो सोचिए उन लोगों को एक तो शिक्षा नहीं मिली है, प्लस आज की तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया कुछ भी नहीं है, वो कैसे उसके बारे में जान पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा टास्क था। आपने उसको मतदाता के रूप में पंजीकृत तो कर लिया, अब उसको वोट डालने जाना है, अपने आप में इसके लिए प्रेरित करना। उस वोट का मीनिंग क्या? अगर उसको मीनिंग ही नहीं पता है और वह जाके किसी भी एक व्यक्ति को मतदान कर रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा ना। उसको पर्पस पता होना चाहिए ना कि आप जिसको वोट डाल रहे हो ये क्या करने वाला है। वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था और वो भी इसके साथ टास्क हो रहा था क्या कि 85% पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है ना। लिटरेसी रेट कितना है यहाँ पे? मात्र 15%। 489 सीट्स पर लोकसभा में चुनाव हुआ। मतलब लोकसभा के लिए यहाँ पर दोनों के इलेक्शन साथ में हुए। जैसे कई बार बोला जाता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का साथ में चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि बार बार इलेक्शन होते हैं, एक बार सेंटर का, फिर किसी न किसी स्टेट में किसी न किसी साल चुनाव चलता है और उस समय आचार संहिता लागू हो जाती है। और आचार संहिता में आपको पता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी का एग्जीक्यूशन है वो रोकती है। तो कई बार ऐसा बोलते हैं लोग कि चुनाव को एक साथ कंडक्ट कराया जाना चाहिए ताकि देश में एक वो टाइम हो 5 साल का जहां पर प्रॉपर पॉलिसी एग्जीक्यूशन हो, बार बार बीच में ये रुकावट ना है। लेकिन वो थोड़ा सा टफ टास्क है। हालांकि जो हमारा प्रथम आम चुनाव हुआ था, यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव कराए गए थे। तो लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स अभी कितना है? 545, जिसमें से 2019 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 104वां, ये क्या बोलेंगे, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको 2020 में एग्जीक्यूट किया गया। इसके द्वारा जो लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 331 बात करता है किसका? एंग्लो इंडियन की, कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अगर एंग्लो इंडियन का प्रॉपर संख्या नहीं है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो लोकसभा में 2 और राज्यों की विधानसभाओं में राज्यपाल को अधिकार है कि एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है। इसको खत्म कर दिया गया। तो इसके हिसाब से कितना हो गया? 543 सीट्स। अगर मैं प्रेजेंट डे की बात करूं, ये उस समय की बात कर रहा है कि इंडिपेंडेंस के समय लोकसभा में कितने सीट्स पर चुनाव हुए थे। तो लोकसभा में टोटल 489 सीट्स में इलेक्शन हुए थे। ओके, और अगर हम विधानसभा की बात करें तो 3000 समथिंग जो पोस्ट थी या फिर पद थे, उसमें विधानसभाओं के लिए अलग अलग राज्यों से चुनाव हुए थे। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, ये डेटा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब लगभग 500 सीटों पर चुनाव होना है। अप्रॉक्स हम बोले तो 17 करोड़ लोग पंजीकृत मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड है। और अगर हम उनकी लिटरेसी रेट देखें तो 85% अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है। तो ये सारे बहुत बड़े अपने आप में टास्क थे कि कैसे चुनाव को कंडक्ट कराया जाए। चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल, अब आ जाते हैं कि उस समय नई नई पार्टीज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो अपना एक दल बना सकता है और उस दल की एक अपनी आइडियोलॉजी होगी और फिर वो उस हिसाब से अपने आप को स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड कर सकता है। वो पूरा क्राइटेरिया मेंशन है, वो सब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये चीजें लिंक है, लेकिन मैं उतना डेप्थ में वहां नहीं जा सकती, वो पॉलिटी का टॉपिक आप वहीं पर डिस्कस करिएगा। ठीक है, तो उस समय कौन कौन से राजनीतिक दलों का गठन हुआ? नो डाउट कांग्रेस का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसने पूरे 1885 से 1947 तक नेशनल मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो कांग्रेस का वो दबाव था, वो दबदबा था। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनकी अपनी विचारधारा थी और वो डरे नहीं और वो अपनी विचारधारा के साथ अलग अलग पार्टीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस समय क्या प्रोविजन था? 1951 अक्टूबर से इलेक्शन स्टार्ट होता है, कब तक जाता है? फरवरी 1952 तक। तो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक ये जो चुनाव हुआ था, इसमें
53 राजनीतिक दल दिखाई देते, जिसमें से 14 राष्ट्रीय दल, मतलब टोटल अगर हम पार्टीज की बात करें तो 53 पार्टीज दिखाई देती है जिनकी अपनी एक विचारधारा होगी, जिसमें से 14 पार्टी थी नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड थी। और नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर प्रेजेंट डे बात करूं, कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी नेशनल पार्टी है। तो टोटल 6 हमें नेशनल पार्टी दिखाई देती है। तो उसके अलावा बहुत सारे राज्य पार्टी भी दिखाई देती है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रीय दल के रूप में उस समय हमें 14 पार्टीज दिखाई देती है कांग्रेस के अलावा, यानी कि अच्छी खासी पार्टीज बन रही थी। हालांकि उनका लोगों पे इतना प्रभाव नहीं था, कांग्रेस से लोगों की भावना जुड़ी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स ने पूरे नेशनल मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। और गांधी जी इसी वजह से कह रहे थे आजादी के बाद कि भाई कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी है जिसमें ऑलमोस्ट पूरे देश ने मिलकर भाग लिया उसके साथ। तो कांग्रेस के रहते हुए किसी नई पार्टी का आना थोड़ा सा टफ होगा। और दूसरा ये कि हमारा जो देश का लोकतांत्रिक ढांचा है उससे उस पर अगर कोई एक ही पार्टी अपना प्रभाव बनाए रहेगी तो वो उसके खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस को खत्म नहीं किया गया, कांग्रेस चलती रही। इस वजह से आप देखेंगे कि 1970s तक तो कांग्रेस का भी ऑलमोस्ट डोमिनेट बना रहा और कांग्रेस का ही प्रभाव बना रहा। 1970 के आगे भी देखते हो, 77 में इमरजेंसी जब रिमूव करे, इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद भी राजीव गांधी जो है उनकी सरकार बनी। 1990s के बाद थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ। तो अब तो लोग ही इतने इंटेलिजेंट हो गए कि यहाँ पर अब लोग आज़ादी की बात पे नहीं वोट डालते हैं। अभी लोग क्या देख रहे हैं कि आपका ग्रोथ किस हिसाब से हो रहा है, उस हिसाब से किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हैं, या किसी किसी जो क्या बोलते हैं, जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनको वोट डाला जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो उस समय हमें लगभग 14 राष्ट्रीय दल दिखाई देते हैं, 53 राजनीतिक दल दिखाई देते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, डेटा याद करने की इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन एक आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इतने सारे उस समय नेशनल पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को चुनौती देने के लिए बहुत सारी पार्टीज बनी थी, लेकिन उसमें से कुछ बहुत ही फेमस पार्टी हुई थी, मतलब उनके जो लीडर थे वो एक महत्वपूर्ण विचारधारा के थे, उनकी एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी थी। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में जनसंघ, ये जो जनसंघ है ना, ये आज का जो भारतीय जनता पार्टी है इसी का ही पुराना रूप है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम से ओरिजिन हो गया, उसका अपना एक रूप था और वो धीरे धीरे डेवलपिंग स्टेज में जाते जाते डेवलप फॉर्म में आज आपको बीजेपी के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना की। वही अंबेडकर, जिनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, उन्होंने अनुसूचित जाति फेडरेशन का गठन किया, ये उनकी एक अलग पार्टी बनाई। तो कांग्रेस में ये सारे लीडर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सारे लीडर्स थे, लेकिन जब बात आई इलेक्शन की तो अपनी विचारधारा के हिसाब से ये अलग हुए और अलग अलग पार्टीज का इनके द्वारा गठन किया गया। लेकिन लोगों की आस्था कहाँ थी? लोगों की आस्था वही फंसी हुई थी कांग्रेस में, है ना। लोग उतने ज्यादा शिक्षित नहीं थे उस समय, और ना ही कनेक्टिविटी उस लेवल पर थी कि सारी बातें, सारी जानकारी उन तक पहुंच पा रही है। निर्वाचन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो 401 निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा की लगभग 489 सीटों के लिए चुनाव। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे लोकसभा के? 489। तो पहले क्या था कि अभी क्या है, एक निर्वाचन क्षेत्र जो भी एक पूरा एरिया होगा वहां से एक कैंडिडेट उठ रहा है, मतलब 2 लोग उठेंगे और उनके बीच में वोट होगा। लेकिन उस समय क्या था, आजादी के समय ये प्रोविजन था कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 2 लोग 3 मतलब 2 या 3 सीटों के लिए चुनाव हो सकता था। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 401 निर्वाचन क्षेत्र थे, 401 निर्वाचन क्षेत्र थे, और उन निर्वाचन क्षेत्रों से कितने कैंडिडेट्स चुनकर जाने थे? हमारी लोकसभा में 489 सीटों के लिए इलेक्शन होना था, ठीक है। 26 भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1960 में बहुल सीट वाले निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, और ये जो प्रोविजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसको बाद में एंड किया जाता है। जैसे आज आप देखेंगे ना, तो एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सीट के लिए चुनाव हो रहा है। अब उसमें 2 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं और कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं अलग अलग पार्टी के, और आप अपने हिसाब से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाल कर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ये एक निर्वाचन क्षेत्र से, या ये जो बोल रहा है कि बहुल सीट वाले निर्वाचन क्षेत्र का जो प्रावधान था, ये 1951 के चुनाव में दिखाई दिया, लेकिन 1960 तक इसको खत्म कर दिया गया। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राजनीतिक परिदृश्य। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है राजनीतिक परिदृश्य। प्रथम आम चुनाव आयोजित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
और ब्रिटिश तो हमको चैलेंज ही देकर गए थे। ब्रिटिश का कहना था करा कर तो दिखाओ तुम, इस देश में इलेक्शन अभी तो नहीं हो सकता। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद ही देखो चुनाव हो रहा है, 1951 52 है ना। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में। कैसे चैलेंज था? कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कांग्रेस अकेली पार्टी तो है नहीं। अब कांग्रेस के बारे में तो लोगों को पता है, अब देख रहे हो जनसंघ, लोगों को पता ही नहीं क्या है जनसंघ, है ना। लेकिन वही जो कांग्रेस में लीडर लीड कर रहे थे, उन्हीं में से सेपरेट होकर अब अलग अलग पार्टीज बना रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है ना, कि एक पार्टी के बारे में लोगों को जानकारी है, लोगों का उसके साथ में भावना जुड़ा हुआ है, इसमें तो कोई एक ऐसा व्यक्ति भी सरकार में आ सकता है ना जो अपने पावर्स का मिसयूज कर ले। तो उस समय एक बहुत बड़ा टास्क था इलेक्शन कमीशन के लिए, कि केवल इसके लिए नहीं बल्कि जितनी पार्टीज है उनके लिए भी अनुकूल माहौल तैयार करना, कि वो पार्टीज भी अपना प्रभाव लोगों पर दिखा पाए, लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन खुद काम करेगी, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है। कांग्रेस का चुनावी प्रचार में जनसंख्या के 1/10वें हिस्से तक पहुंच, अगर आप मानो कि लगभग 34 से 38 करोड़ की पॉपुलेशन उस समय दिखाई दे रही है, और उसका 1/10 पार्ट, यानी कि आप मानकर चलिए कि ठीक ठाक से हिस्से पर कांग्रेस की पहुंच हुई। यानी कि कांग्रेस ने अच्छा खासा प्रचार प्रसार अभियान चलाया, और लोग पहले से कांग्रेस को जानते थे, है ना। पिछले आप मानकर चलिए कि 1885 में फॉर्मेशन हो रहा है और 50 में चुनाव हो रहा है, तो लगभग 65 से 70 साल से कांग्रेस को लोग जानते थे। तो कांग्रेस का जो चुनावी प्रचार का दायरा था वो काफी बड़ा था। इवन ऐसा बोला जाता है कि कांग्रेस जो है उसके चुनावी प्रचार के लिए जो एडवर्टाइजमेंट का काम, जैसे गाय बच्चियां होती है ना, उनके बॉडी पे लिख दिया जाता था वोट फॉर कांग्रेस, चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो इस तरह से कांग्रेस ने लगभग उस समय देश की जनसंख्या के 1/10वें हिस्से तक अपने चुनावी प्रचार को किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था कि इतने करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचाना कि हाँ हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन वो पहुंच सुनिश्चित हुई, क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वजह से, या फिर दूसरी पार्टी के लिए माहौल तैयार हो रहा है, वो क्यों? इलेक्शन कमीशन की वजह से, ठीक है। नागालैंड में नेशनल नागा काउंसिल द्वारा चुनाव का संपूर्ण बहिष्कार, कहीं कहीं पे बहिष्कार भी हो रहा था। जैसे नागालैंड की बात करें, वहां पर हमें एक पार्टी दिखाई दे रही है नेशनल नागा काउंसिल, उसने पूरी तरह से बहिष्कार किया कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये चुनाव हुआ कैसे? तो आज तो आप देखते हैं ना कि प्रॉपर इलेक्शन के लिए हमारे पास ईवीएम मशीन होता है। आप जाते हैं, आपको पता है कि फलाना व्यक्ति खड़े हैं, इनका ये अपना चुनावी चिन्ह है, और जाके वहां पे बटन दबा कर आते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस के समय ना तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी, और ना ही लोग इतने ज्यादा शिक्षित थे। अभी लोगों को वोट डालना कैसे है ये सिखाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चला रहे थे गली नुक्कड़ में, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट, लोगों को शिक्षित करना अपने आप में टास्क का। मतलब आज इतने ज्यादा हम एजुकेटेड है, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो वोट डालने नहीं जाते, ऐसे ही मजे में नहीं जाते डालने, और जाते भी है तो वहां पर जाकर वो पूछते हैं अच्छा कौन सा, किस तरह का तरीका है वोट डालने का, क्या तरीका, अगर वो पहली बार जा रहे हैं। और कई कई लोग 1 साल में भूल जाते हैं कि वोट कैसे डालना है, या 5 साल में भूल जा रहे हैं वोट कैसे डालना है। तो बेसिकली उस समय की जनसंख्या के लिए तो कितना बड़ा टफ टास्क था ना, कि वोट अब होगा कैसे। और सरकार के लिए भी टफ था कि हम वोट को कराए कैसे, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो उनके पास था नहीं। तो प्रॉपर बॉक्सेस बनाए गए स्टील के, है ना। और वहां पर क्या व्यवस्था लाई गई? पेटी व्यवस्था लाई गई, ठीक है, कि भाई आपको जो व्यक्ति पसंद है उसके नाम का ठप्पा आपको लगाकर और उसमें अपना पर्ची डाल देना है। और अलग अलग कलर के बॉक्सेस बनाए जाएंगे कि ये फलाना व्यक्ति का इस पार्टी से संबंधित है, इसका रेड कलर का है, फलाना व्यक्ति जो है इस पार्टी से संबंधित है, इसका ग्रीन कलर का डब्बा है, इसका येलो कलर का डब्बा है। तो लोग क्योंकि बहुत ज्यादा अशिक्षित थे, इस वजह से जो चुनावी प्रचार के लिए जाते थे पार्टीज के लोग, वो लोगों को ये बोलते थे, रंग रंग बताते थे, है ना। तो रंग बताया जाता था कि भाई हमारा लाल रंग से पेटी होगा, हमारा हरे रंग से पेटी होगा। तो लोग भी ध्यान रखते थे कि अच्छा लाल रंग वाला उनका पेटी है, तो जाकर उसमें हमको मतदान कर देना। आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसा ही था। अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित थी, तो सरकार के लिए वोट डलवाना बहुत बड़ा टास्क था। साक्षरता दर उस समय मात्र 16% थी। इसके लिए अब सबसे सही तरीका क्या था? कोई इजी वे हो जिससे लोग समझ पाए कि वो उनके प्रतिनिधित्व को ही वोट डाल रहे हैं, उसमें गड़बड़ ना हो, है ना। तो उसके लिए पृथक रंग की मतदान पेटियों की व्यवस्था की गई, और रंगों से
चुनावी चिन्ह डेफिनेटली था, लेकिन लोगों के लिए ईज़ी क्या था कि रंग को डिफाइन करना, कि रंग के हिसाब से लोग जाके उन पेटियों में वोट डाल रहे थे कि भई फलाना रंग की पेटी है और ये हमारे इस उम्मीदवार की, तो हम जाके इसको वोट डाल रहे हैं। फिर भी इसमें बहुत गड़बड़ होता था, ठीक है? ऐसा नहीं है कि गड़बड़ नहीं होता था, बहुत ज़्यादा होता था, लोगों से कई बार गलती हो जाती थी, चीज़ें होती थी। चुनाव व्यवस्था एवं तैयारी। अब इलेक्शन कमीशन की क्या प्रिपरेशन थी, कैसे उसने इतने बड़े देश में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के साथ में, और ये चुनाव मतलब आप ये मत समझिएगा कि नॉर्मल दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी होना है ये चुनाव, है ना? राजस्थान के दुर्गम इलाकों में होना है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, सदर्न मोस्ट रीजन हो गया, अंडमान निकोबार जो ट्राइबल रीजन है, हर जगह ये चुनाव होने हैं ना। तो खुद इलेक्शन कमीशन के आगे बहुत बड़ा टास्क था कि कैसे चुनाव को कंडक्ट कराया जाए, कैसे लोगों को प्रिपेयर कराया जाए, लोगों को इसके बारे में शिक्षित किया जाए। तो उसके बारे में यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो चुनाव था ना 1951-52 का, वो सर चकराने वाला और बेहद थकाऊ था। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि जब एक दो बार हो जाएगा इलेक्शन और लोगों को एक तो इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि ये हम वोट क्यों डाल रहे हैं, दूसरा उनको प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है, जिसके लिए समय लगने वाला था। ओके, 2.2 लाख मतदाता केंद्र से, मतलब लगभग 2.25 लाख के आसपास मतदाता केंद्र स्थापित किए गए पूरे देश में। 2.25 लाख जो है वोट डालने के लिए सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए जहां पर लोग गए। और प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि उस समय थोड़ा सा ये था, महिलाएं जो है घर तक ज्यादा सीमित थी, तो ये भी बहुत बड़ा टास्क था कि महिलाओं को निकालकर वोट डालने लेकर जाना। और महिलाएं पुरुषों के साथ एक लाइन में कैसे खड़ी होंगी? नहीं हो सकती खड़े, या अगल बगल भी कैसे खड़े होंगे? नहीं हो सकते खड़े। तो ये जो लगभग 2.25 लाख के आसपास मतदाता केंद्र स्थापित किए गए, इसके अलावा इनमें से कुछ मतदान केंद्र महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित किए गए। भाई लड़कियों को घर से निकाल कर लाना, महिलाओं को वोट डलवाना, उनकी फैमिली अलाउड नहीं करती थी, तो उसके लिए भी आरक्षित किए गए कि इन मतदान केंद्रों पर केवल महिलाएं ही जाकर वोट डालेंगी, ताकि महिलाएं उन जगह पर जाकर अपना वोट दे सके। जो भी बेस्ट हो सकता था वो यहाँ पर किया जा रहा था, ठीक है। मतदाताओं को संविधान से अवगत कराना अपने आप में टास्क था। अब यहाँ पर चैलेंज क्या था कि आपने इलेक्शन का डेट अनाउंस कर दिया, ठीक है, आपने एक पेटियों का कलर बता दिया, फलाना वोट डाला है। अब किस पर्पज से वोट डाल रहे हैं, लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि मैं जो मेरा एक वोट डाल रहा हूं इसका कितना ज्यादा महत्व है, कि जो जीतेगा वो उस विचारधारा का व्यक्ति जाके संसद में बैठकर कानून बनाएगा और उस कानून का हमारे शासन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर यह था कि मतदाताओं को संविधान से अवगत कराना कि संविधान क्या बोल रहा है, चुनाव क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, चुनाव की प्रक्रिया से अवगत कराना, कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्रों में किस किस समय पर चुनाव होगा, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है वो पूरा उनको बताना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, अपने आप में जगह जगह पर जाना दूर दराज के इलाकों में, और ये कि भाई कितने लोग जो है वयस्क हो चुके हैं, किस वर्ष के हो चुके हैं, उनको रजिस्टर्ड करना। अब ये बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत सारी महिलाएं जो है उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया। आप सोचो, अशिक्षा का स्तर या फिर थोड़ा रूढ़िवादिता चीज थी उस समय कि महिलाएं अपना नाम नहीं देती कि मैं अपना नाम दे दूं कहीं कुछ हो ना जाए, है ना, क्योंकि आप अवेयर नहीं हो, ठीक है। तो महिलाओं ने अपना नाम नहीं दिया। जब उनसे ये नाम लेने के लिए पहुंचते हैं कि भाई इनको पंजीकृत मतदाता के रूप में इनकी जगह सुनिश्चित की जाए, तो वो महिलाओं ने अपने पति का नाम दे दिया, या जो अनमैरिड है उन्होंने अपने पिता का नाम दे दिया। तो ऐसे कई सारे तो रजिस्टर्ड जो नामावली थी इसमें से कई सारे नामों को बाद में बाहर किया गया, क्योंकि वो दो दो नाम हो गए थे, पति और पिता का नाम लिखवा दिया था उन्होंने। तो मतदाताओं को संविधान से अवगत कराना, चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताना, निर्वाचन नामावली पूरी की पूरी प्रिपेयर कराना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आदि के बारे में कि क्या होता है ये अडल्ट फ्रेंचाइजी की, पूरे देश में जितने भी वयस्क लोग हैं किस वर्ष के हो चुके हैं वो जाकर वोट डाल रहे हैं, इसके बारे में लोगों को परिचित कराना। और इसके लिए अब हमारे पास क्या था, कोई आज की तरह नहीं था डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया जहां पर आपने जाकर एक बार बता दिया, हर घर में हर छोटे छोटे बच्चे तक चीजें पहुंच गई, फोन यूज करें, टेलीविजन यूज करें। आज आपके घर में अगर टीवी हो तो उसका भी वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो उस समय रेडियो का इंपॉर्टेंस होता था, और रेडियो बहुत बड़ी मानी जाती थी बात। जैसे आजकल डाउरी चलता है ना, तो कार देते हैं लोग या कुछ और देते हैं, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको जस्ट बता रही हूँ गिफ्ट जो आप देते हैं। तो उस समय रेडियो किसी को मिलता तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, रेडियो साइकिल इस तरह से। और कई कई ऐसा होता था कि पूरे गांव में एक या दो लोगों के पास ही होता था जो संपन्न लोग होते थे। तो तरीका क्या था, रेडियो, और रेडियो को लोग बहुत सुना करते थे। उसमें जो ऑल इंडिया रेडियो है इस पर कार्यक्रम का प्रसारण होता था, उसको लोग सुना करते थे। तो निर्वाचन आयोग के पास क्या तरीका था कि अपनी बातें किसके थ्रू ले जाना, रेडियो के थ्रू ले जाना, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी उनकी बात पहुंच जाए। और 3000 सिनेमा घरों में डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई बाकायदा कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया
होती है, इसका मतलब क्या है इलेक्शन, ताकि लोग उन सिनेमा घरों में जाकर उससे मतलब रूबरू हो सके, उनके लिए नई चीज ना हो, और जब वो वहां पर जाएं वोट डालने के लिए तो मेंटली वो प्रिपेयर्ड हो कि किस पर्पस से डाल रहे हो और कैसे इसको डाला है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। लगभग 2.8 मिलियन महिलाओं ने निर्वाचन नियमावली में अपने पिता या पति का नाम दे दिया, तो बाद में इसको रद्द किया गया। तो इस तरह की भी चीजें आ रही थी सामने में, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज दिखाई देता है। बेहद रंगारंग जैसा रामचंद्र गुहा, अगर आपको एग्जैक्टली देखना है तो रामचंद्र गुहा की एक बुक है, अभी तो मैं आप में से किसी को भी नहीं बोलूंगी पढ़िए जाकर, हमारे किसी काम का भी नहीं है। तो अगर आपको जानने की इच्छा है बहुत ज्यादा तो उनकी एक पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया चल रही थी। इसी में ये लिखा गया है कि जो गाय भैंस है उनके शरीर पर लिखा हुआ है वोट फॉर कांग्रेस, तो चलता फिरता वो एडवर्टाइजमेंट का साधन बन रहा है। उसमें सारी चीजें लिखी गई कि क्या हो रहा था उस समय। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा हो रहा था, मतलब बहुत पास से समझ पाएंगे चीजों को। नेहरू संविधान लागू होने के साथ जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन सुकुमार सेन का कहना था कि अगर हम इमीडिएट इलेक्शन कराते वो हमारे लिए बहुत टफ टास्क होगा, लोगों को प्रिपेयर करना और हमारे लिए भी खुद को प्रिपेयर करना कि इतने बड़े देश में चुनाव कराना है, क्योंकि वो जो पेटियां आने वाली थी वो लकड़ी की नहीं बनाई जा सकती थी। अगर लकड़ी की पेटी बनाते तो वो कोई भी तोड़ देता, इधर उधर हो जाता, तो वोट का क्या मतलब था। चुनाव आयोग का काम था ना कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से तो नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती उसके लिए वो स्टील के बड़े बड़े बॉक्सेस बनाए जा रहे थे। उतना स्टील मंगवाना, उसको बॉक्सेस में कन्वर्ट करना ना, वो सारा प्रोसेस अपने आप में टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ओके, तो सेन का कहना था कि भाई थोड़ा सा हमें समय की आवश्यकता है, तुरंत के तुरंत चुनाव नहीं कराया जा सकता। ओके, एक विशेष स्याही तैयार की गई, ये भी एक टास्क था। आज भी होता है ना, किसी और के मतलब कोई व्यक्ति मर गया है और आज भी उसकी वोटर आईडी पे लोग जाकर वोट डालाते हैं, मतलब ये चीजें लीकेज होती हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं, प्रॉपर 100% ट्रांसपेरेंसी से होता है, लेकिन लीकेज कितना हो रहा है ये भी मैटर करता है। ठीक है, उस समय तो और बड़ा टास्क था, कोई वोटर आईडी जैसा स्ट्रक्चर नहीं था, तो एक विशेष प्रकार की स्याही तैयार की गई थी। आज भी आप जाते हो ना वोट डालने तो आपको मिलेगा वो, तो वो स्याही का एक क्वालिटी था कि एक हफ्ते तक उसे मिटा नहीं सकते थे, फिर भी जुगाड़ू लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर लेते थे। तो इस स्याही को लगाने की वजह से और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। वहीं कुछ मतदान केंद्र महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए कि जो महिलाएं वोट डालना तो चाहती हैं, लेकिन क्योंकि वो पुरुषों के साथ खड़े नहीं हो सकती, एक लाइन में खड़े नहीं हो सकती, तो उस समय देश की जो मैक्सिमम आबादी थी वो कैसी थी, ग्रामीण आबादी थी, तो इनको घर से बाहर निकाल कर वोट डलवाना अपने आप में टास्क था। तो कुछ केंद्र आरक्षित किए गए कि भाई यहाँ पर जाइए और जाकर आप वोट डालिए, केवल महिला, वहां पे कोई पुरुष नहीं है। ठीक है, चुनाव का परिणाम कैसा रहा आपने देखा, टोटल 489 सीट्स पर चुनाव हुए थे, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि कांग्रेस को कोई लोग पार्टी नहीं देखते थे, कांग्रेस को लोग ये देखते थे कि अच्छा इससे हमें आजादी मिली है। पूरे नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस ही चल रहा था, है ना, कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, कुछ बड़ी पार्टीज दिखाई देती है। उसी कांग्रेस में जो लीडर्स थे वो सेपरेट होके बाद में अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से पार्टी बना रहे, लेकिन लोगों को अभी भी वो नहीं समझ आ रहा था कि अपनी विचारधारा वाली अलग पार्टी, उनको था कि कांग्रेस ही है, सब कुछ है। तो नो डाउट उसका दबदबा होना था और ऐसा हुआ। इलेक्शन का रिजल्ट कैसा रहा, कांग्रेस ने 489 सीट्स में से 364 सीट्स पर कब्जा करके ऐतिहासिक दर्ज हासिल किया। नेहरू लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी क्लियर ही था, क्योंकि कांग्रेस अगर जीतती है, कांग्रेस मेजॉरिटी में सीट पाती है, तो यही होता है ना हमारे देश में जो स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी पार्लियामेंट है और जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ओके, तो पार्लियामेंट के आपके दो हाउस हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। अगर मैं ऑर्गन वाइज बात करूं तो हमें प्रेसिडेंट भी दिखाई देते हैं। ओके, तो पार्लियामेंट में लोकसभा का चुनाव होता है जो डायरेक्ट इलेक्शन है, राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और उसमें हम वोट भी नहीं डालते हैं, उसमें हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्टिसिपेशन होता है, वो सब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट में लोकसभा का चुनाव होता है, इस लोकसभा के चुनाव में जिस भी पार्टी को बहुमत में सीट मिलती है, मेजॉरिटी में जिस पार्टी को सीट मिलती है, मान लो ए पार्टी है, तो ये पार्टी जिस व्यक्ति को अपना लीडर मानता है कि भैया ये फलाना व्यक्ति जो है मेरा नेता है, वही जाके हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होता है। राष्ट्रपति इसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और फिर राष्ट्रपति की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो बेसिकली हमारे इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट यानी लोकसभा के अंदर से जो मेजॉरिटी वाला व्यक्ति है, मेजॉरिटी वाला दल है, वो अपने पसंदीदा व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुनवाते हैं,
नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता, लेकिन यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही था, क्योंकि कांग्रेस आती है मेजोरिटी में, तो कौन बन जाते प्रधानमंत्री? वही उनके नेता, उनके लीडर कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले चुने हुए प्रधानमंत्री थे, और वैसे भी हमारे देश के आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री यही बने थे, ठीक है। लगभग 45.7% मतदान हुआ, 17 करोड़ की पॉपुलेशन रजिस्टर्ड थी वोटर्स के रूप में, लेकिन वोट कितना पड़ता है? 45.7, जो अपने आप में अच्छा रेशियो है कि 17 करोड़ में से अगर आप 50% आबादी का 8 करोड़ 9 करोड़ लोगों को वोट डलवा दे रहे तो बहुत बड़ी बात है ना, उस समय के हिसाब से। कांग्रेस ने केंद्र और सभी राज्यों में सरकार बनाई, मतलब कांग्रेस का दबदबा केवल सेंट्रल लेवल पर भी नहीं था, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन भी उस समय साथ में ही हुए थे, तो स्टेट लेवल पर भी कांग्रेस की ही सरकार हमें दिखाई देती है। हालांकि कुछ जगह पे वो मेजॉरिटी में नहीं आ पाई, जैसे त्रावणकोर है, उड़ीसा है, पेप्सू है, और पेप्सू मतलब वो जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, मद्रास। अभी आपको जो अनोखे नाम सुनने को मिल रहे होंगे ना, कि मद्रास, अब आप बोलोगे मद्रास कौन सा स्टेट है, त्रावणकोर कौन सा स्टेट है, पेप्सू कौन सा स्टेट है? तो उस समय 1950s में हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो स्टेट और यूटी वाला स्ट्रक्चर नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 7 है वहां पर बता रखा था क्या, वहां पे बता रखा था कि पूरे देश को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, या 4 स्टेट्स में डिवाइड करें, क ख ग घ। ओके, ये स्टेट और यूटी वाला सिस्टम कब आया था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से एक्ट लाया गया था, जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और उस एक्ट के तहत में स्टेट और यूटीज का फॉर्मेशन किया गया था, और नए स्टेट निकल कर आए थे। ओके, तो ये जो इनमें चेंजेस है ना, वो उस समय 1956 के बाद रिफ्लेक्ट हुए, और ऐसा नहीं है कि एक ही उस कानून ने सारे स्टेट्स को या यूटीज को बना दिया, वो प्रोसेस चलता रहा, आज भी चलता है। अभी देखा आपने कि जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को सेपरेट किया गया, 2 स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर है ना, स्पेशल स्टेटस था उसका, उसको हमने 2 यूटी में कन्वर्ट किया, तो ये आज भी चलता है प्रोसेस। तो इस वजह से चेंजेस दिखाई देते हैं। तो उस समय ये कुछ स्टेट्स थे जहां पर कांग्रेस मेजॉरिटी में नहीं आई, लेकिन हर एक स्टेट में कांग्रेस की सरकार हमें दिखाई देती है। अंबेडकर बॉम्बे की आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, और फिर भी वो वहां से हार गए थे। तो फिर अंबेडकर जी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, क्या मनु कहा जाता है इन्हें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो भाई इनका पार्लियामेंट में रहना बहुत जरूरी था। तो अब पार्लियामेंट में घुसाने का क्या तरीका था? राज्यसभा। तो पार्लियामेंट का जो दूसरा हाउस है राज्यसभा, वहां से इनको फिर संसद में एंट्री दिलाई गई। लेकिन एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि अंबेडकर जी, जिनका इतना इंपॉर्टेंट रोल था, वो अपने रिजर्व सीट से ही इलेक्शन नहीं जीत पाते। क्यों? कांग्रेस का वो ऑरा था, लोग नहीं समझ पा रहे थे। लोगों को ये समझ आता कि जो है कांग्रेस ही है, वही पार्टी है, मेरे सारे लीडर वहीं बैठे हुए, उनको यही समझ आ रहा था। तो इसका परिणाम ये दिखाई देता है हमें। 1954 में बांद्रा में उपचुनाव से लोकसभा में जाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों से वहां पर भी इनकी हार होती है। तो बेसिकली कांग्रेस नाम ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी उस समय। जो लीडर्स कांग्रेस को लीड कर रहे थे, जब उन्होंने सेपरेट होकर अलग पार्टी बनाई, तो उनका उस समय एक प्रभाव ही नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो उस लेवल पर साक्षरता नहीं थी, लोगों तक बात पहुंचाने का तरीका नहीं था। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ओवरऑल राइटर यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था आप सब कुछ समझ चुके होंगे। इसने ये बताया कि 1951-52 में इंडिपेंडेंस के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद किस तरह से आम चुनाव हुए। वो आम चुनाव आज जैसा चुनाव नहीं था, क्योंकि उस समय साक्षरता आप देख रहे हो, लिटरेसी रेट क्या है, 16%, 15% है ना। उस समय कोई आपके पास में कम्युनिकेशन का कोई अच्छा मीडियम नहीं है। लोगों तक पहुंच कैसे सुनिश्चित करें? केवल एक है, रेडियो, और वो भी गांव में कहीं 1 या 2 दिखाई दे रहा है। तो लोगों को अवेयर करना सरकार के लिए अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। इतने बड़े देश में चुनाव कराना, उस तरह से संसाधनों को प्रयोग करना, क्योंकि इलेक्शन कराने में अच्छा खासा आपका खर्चा भी आता है, और हमारे पास में उतना पैसा उस समय नहीं था। आज़ादी मिली थी, पार्टीशन के साथ मिला था, बहुत सारे इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा था। तो उस पूरी चीज़ों के बीच में भी हमारे देश ने पहला सफल चुनाव कराया, जो अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस था। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे नहीं लगे, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना तो है ही है। तो इसको बार बार रिवाइज करो, 2-4 बार देखो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू अपना डेवलप करो। ऐसे में क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इस बार इलेक्शन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कुछ इलेक्शन से रिलेटेड पूछे। तो अगर आपको हिस्ट्री पता है, आपको बैकग्राउंड पता है, आपको पता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप ब्रिटिश रूल के समय में पढ़कर आए हो, किस तरह से इलेक्शन प्रोविजन लाया गया था, आपको पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे सामने कौन से चैलेंजेस थे, आज क्या चैलेंजेस है। ईवीएम मशीन पर सवाल उठाया जाता है, रिसेंटली कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं ईवीएम मशीन पर कि भाई क्या सही है क्या नहीं है। तो उस
पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका एक बैकग्राउंड तैयार है तो कहीं ना कहीं वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा, डायरेक्टली नहीं लेकिन वो चीजें कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई देती हैं आंसर में। ठीक है, तो एक बार 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 इसको रिवाइज करिए, किसी भी चैप्टर को लाइटली मत लीजिएगा कि अरे इसका क्या यूज है, यूज होगा वो आपके आपके आंसर में, आपके इंटरव्यू में खुद ब खुद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।